हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह साहब जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका जनरल वीके सिंह साहब। मुझे एक बात बताइए, आज सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, 4 आतंकियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी रही, लेकिन पाकिस्तान बाज क्यों नहीं आ रहा है सर? सबसे पहली चीज तो यह समझने की है कि जिस मुस्तैदी से सैन्य बलों ने और पुलिस बलों ने अपना काम किया है वो सब काबिल तारीफ है। इसके अंदर खासकर जम्मू और कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस सभी शामिल है कि एक ट्रक के अंदर 4 आतंकवादी आ रहे थे। हथियार उनके पास बड़ी मात्रा में था, 11 राइफलें थी, 3 पिस्टल थी, ग्रेनेड थे, दुनिया भर की चीजें थी। तो इनको जब चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उस समय आपस में फायरिंग हुई तो बड़े अच्छे तरीके से एनकाउंटर हुआ है। दूसरी चीज ये है, कहीं ना कहीं लगता है कि उस ट्रक के ड्राइवर के भी कोई इसमें संलिप्तता पाई जाएगी और जम्मू और कश्मीर पुलिस जरूर कोशिश करेगी कि उस ड्राइवर को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 90 के दशक से हम परोक्ष युद्ध के शिकार हैं और खासकर जम्मू और कश्मीर के अंदर वो हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि कैसे लोगों को बरगलाया जाए। 370 के जाने के बाद जबकि लोग अब विकास की तरफ देख रहे हैं, अब डीडीसी के इलेक्शन आने वाले हैं और उसको लग रहा है कि कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि उनका भला किस में है। अब वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे इलेक्शन के दौरान दिक्कतें आए। और आपको पता ही है, जब भी कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए, जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है उसके अंदर व्यवधान डालने की। तो ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूं जी, पाकिस्तान कोशिश करेगा, हमें मुस्तैद रहना चाहिए और उनको माकूल जवाब देना। एक अहम सवाल सिंह साहब इसमें ये खड़ा होता है, जिस तरह से जो जखीरा बरामद हुआ ना हथियारों का इनके साथ, जो अब लिस्ट एक एक करके सामने आ रही है, वो चौंकाने वाले इशारे करती है कि बड़ी प्लानिंग के साथ, और इतना हथियार एक बार की इन्फिल्ट्रेशन में नहीं आ सकता, उसको कई बार में लाया गया होगा। देखिए, बॉर्डर के किस इलाके से उन्होंने निकाला है, कहां से उनका सामान छिपा हुआ था, कैसे निकल कर आए हैं, ये तो अब तफ्तीश चलेगी। और एक चीज बिल्कुल साफ है, 4 आदमी हैं, 11 राइफल है, 3 पिस्तौल है। तो ये इनके जो और हिमायती लोग हैं, ये जो जा रहे थे कश्मीर के अंदर, वो उनको देने के लिए था ताकि वो वहां पर ऐसी आपराधिक घटना करें या आतंकी घटना करें कि इलेक्शंस के अंदर इसका नुकसान हो। मुझे एक बात बताइए, ऐसी खबरें बीच में आई थी कि जब घाटी में इंटरनेट पाबंदी लगाई गई, इंटरनेट पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने बॉर्डर के पास करीब 38 हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावर लगा रही थी। और ऐसे टावर, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे वीके सिंह साहब, ऐसे टावर आतंकियों के लिए तब कैसे काम करते हैं जब सुरक्षा बल उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनका एनकाउंटर करते हैं, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है? हमारे इंटेलिजेंस और हमारे जो सैनिक ग्राउंड पर, उनको सब इन चीजों का पता है और जहां पर उनको जरूरत होती है ऐसी चीजों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि इससे आतंकियों को मदद ना मिले। और इस चीज को समझकर चलिए, हमारे सैन्य बल और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से वहां पर अच्छे तरीके से तैनात है और हर किसी ऐसी घटना को ठीक तरह से रोकने के अंदर हमेशा कामयाब होंगे। जी देखिए, पहले भी बॉर्डर के आसपास सिंह साहब कई बार इस तरह की खबरें आती रही कि बॉर्डर के आसपास पाकिस्तानी एफएम की फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल का दावा भी किया जाता रहा कि आतंकियों की तरफ से इसका इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे तरीकों को जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, काउंटर कैसे करती हैं? क्योंकि ये भी बड़ा अहम हो जाता है। एक चीज समझिए, आतंकी कभी एक ही तरीका नहीं अपनाता है, वो भी तरीके चेंज करता जाता है, बदलता जाता है ताकि कहीं ना कहीं उसको सफलता मिले। और इसी तरीके से सैन्य बल और पुलिस बल जो अलग अलग जगह पर तैनात है, इस चीज के बारे में सोचते रहते हैं और इसको नकारा करने की कोशिश करते हैं। और नकारा करने के कई तरीके हैं, यहां पे मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत तरीके हैं।
बहुत तरीकों से चीजों को रोका जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि घाटी के अंदर जितनी संख्या अब आतंकियों की है वो बहुत कम है। एक समय था जबकि हम हजारों के अंदर बात करते थे, अब हम कुछ 100 के अंदर बात करते हैं। और ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से उनको बेवकूफ बनाया गया। एक आजादी का नारा देकर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो चीज सबके सामने आती जा रही है। विकास तो 370 के जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में अब शुरू हुआ है। आप तो 370 की बात की, मैं 370 से जोड़कर ही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि विकास की बात आप कर रहे हैं, आप लोग जरूर विकास के बारे में बताने की और समझाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ गुपकार बैठक होती है, अलग अलग तरीके के बयान आते हैं, ऐसे बयान आते हैं जिनको भड़काऊ बयानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कैसे शांति होगी घाटी में सिंह साहब? स्वार्थी लोगों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो स्वार्थी हैं। आप अब तक वो क्या कहते हैं, देश का जो पैसा विकास के लिए जाता था उससे अपने घर बनवाते थे, महल बनवाते थे, विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब उनको चोट लग रही है तो वो तो उल्टी बात करेंगे, कोई उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जनता उनको अपने आप जवाब देगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह की बैठकों से क्या एक बार फिर भड़काने की कोशिश नहीं हो रही है? आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं? क्योंकि बार बार अगर इस तरह के बयान दिए जाएंगे और घाटी में जो स्थिति है, क्योंकि अभी भी शांति बहाली पूरी तरह से नहीं हुई है, ऐसे में बार बार इस तरह के बयान, और कहीं ना कहीं संकेत ये कि इस तरह के बयानों से प्रभावित होकर युवा हथियार भी उठा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूं, जिनके मुंह पर हमेशा आतंकियों की हिमायत की चीजें निकलती थी। ये आतंकियों के हिमायती थे। आतंकी मरता था तो उसके घर जाते थे, उसकी सेवा करते थे, उसके साथ कुछ ऐसा करवाते थे ताकि इनको फायदा हो। ऐसे लोगों से और क्या अपेक्षा है? ये तो करेंगे, बाकी जूता लगाने का काम जनता करेगी। अब जनता देख रही है ना कि विकास कैसे हो रहा है। जो पैसा ये लोग डकार जाते थे वो अब जनता के भले के लिए लग रहा है। अब जनता अपने आप इनको हटा के फेंकेगी। अभी चाहे गुपकार रोड पर बैठक करें या डल झील के अंदर बैठक करें या कहीं और जाकर बैठक करें, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं। आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए सिंह साहब, जो लिस्ट है उसमें 30 से ज्यादा ऐसे ग्रेनेड हैं जो मेड इन चाइना है, और गुपकार की बैठक होती है तो उसमें भी चीन का हवाला दिया जाता है 370 की वापसी को लेकर। कैसे देखें इसको? चीन के दम पर पाकिस्तान से भी इस तरह की बयानबाजी होती है, पाकिस्तान भी चीन के हथियार लेकर हमको हमारे यहां आतंक भेज रहा है, और भारत में भी यही कोशिश हो रही है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है, दूसरी चीजें देता है, और चीन से वो सब चीजें खरीदते हैं जो आतंकियों के लिए। चीन तो सिर्फ एक मुंह जवानी बात करता है ना कि हम आतंकियों का साथ नहीं देते, लेकिन आप कहीं भी देखें, म्यांमार के अंदर उन्होंने इसी तरीके से गड़बड़ की, हमारे पूर्वोत्तर के अंदर इसी तरीके से वो लोगों को हथियार देते थे। तो चीन तो करेगा। चीन का ये एक नजरिया है कि किसी तरीके से भारत को हमेशा कहीं ना कहीं चोट पहुंचती रहे। वो खुद अगर डायरेक्टली नहीं करता है तो पाकिस्तान और दूसरे लोगों के थ्रू करवाता है। मुझे एक बात बताइए, चीन पाकिस्तान ये दो फ्रंट हैं, और दोनों तरफ से जिस तरह की कोशिशें भारत के खिलाफ होती रहती हैं, उससे निपटने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे है, क्या तैयारी है, इस पर आप कुछ बताएंगे हमें? आपके पास एक बहुत सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी के रूप में, और मुझे पूरी इस चीज के ऊपर आस्था है कि जो रणनीति बनाकर वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो सैन्य बलों को सहारा देते हैं, उनको पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहे। हम देश के तौर पर, देश के हर नागरिक के तौर पर इस चीज को हमेशा ये मानकर चले कि हम किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है आपने सिंह साहब, और उसका सबूत भी आज हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने, सुरक्षा बलों ने दे दिया उन चारों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर जो भारत में अशांति फैलाना चाहते थे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।